नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे YouTube चैनल के सस्पेंस स्टोरी में स्वागत है। मैं कामिनी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक सत्य घटना पर आधारित एक बूढ़ी माँ की कहानी। इस कहानी का शीर्षक है बेबस माँ। तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है। एक बूढ़ी माँ सब्जी लेकर वापस घर जा रही होती हैं कि देखती हैं कि कुछ ठेले पर कुछ लड़के खाना खा रहे होते हैं। उन्हें खाना देखकर बहुत भूख लगती है, लेकिन वो कह नहीं पाती क्योंकि उनके पास ना तो पैसे होते हैं, ना ही वो स्वाभिमान के कारण उनसे कुछ मांग पाती हैं। वो आगे बढ़ जाती हैं और थोड़ी दूर चलने पर ही वो गिरकर बेहोश हो जाती हैं। वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है और मोहल्ले के कुछ लोग उन्हें उनके घर ले जाते हैं, जहाँ उनकी 2 बहुएं और 2 बेटे थे। बहुएं रो रो के चिल्लाने लगती हैं कि मेरी माँ जी को क्या हो गया। उनकी बड़ी बहू का नाम मेनका था, जो बहुत ही ड्रामेबाज थी। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताता है कि इन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं। ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं और कहते हैं, माँ जी ने खाया नहीं? क्यों नहीं खाया? तब बड़ी बहू मेनका कहती है कि मैं चाहे जितना कहूँ, माँ जी खाना ही नहीं खाती। कितनी बार कहा है कि माँ जी खाना टाइम से खा लिया करिए, लेकिन वो सुनती ही नहीं है, पिताजी की याद में बनी रहती हैं। तब तक बेटा भी डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, जब से पिताजी गुजरे हैं माँ जी का यही हाल है। वो अपने मन की करती हैं, किसी की कोई बात नहीं मानती। उसका साथ उसका छोटा भाई भी देता है कि हाँ, माँ जी ऐसा ही करती हैं। डॉक्टर कहता है कि माँ जी को बहुत कमज़ोरी है, इसलिए उनको जूस और फल फ्रूट खिलाइए और उनका ख्याल रखिए, क्योंकि वो अंदर से बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। तो उनकी बहू कहती है, डॉक्टर साहब, मैं अब माँ का बहुत ध्यान रखूँगी, उन्हें कहीं नहीं जाने दूँगी और उनके लिए बहुत सारे फल लेके आऊँगी, जूस पिलाऊँगी, बहुत उनका ध्यान रखूँगी। डॉक्टर चले जाते हैं। सुबह मेनका उठती है और खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद सब डाइनिंग टेबल पर खा रहे होते हैं। मेनका कहती है, इस बुढ़िया ने मेरी नाक में दम कर रखा है। तो उनका बड़ा बेटा रमेश कहता है कि हाँ, मोहल्ले वाले सुनेंगे कि मेरी माँ बेहोश हो गई है तो वो क्या सोचेंगे कि हम लोग उनका ख्याल नहीं रखते। मोहल्ले वाले उल्टी सीधी बातें करेंगे हमारे विषय में, लेकिन हम तो इतना ख्याल रखते हैं अपनी माँ का। उधर ममता जी को होश आ रहा था और वो पानी पानी चिल्ला रही थी, लेकिन उनकी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। बगल में एक कांच के गिलास में पानी रखा था, जिसे देखकर ममता जी सोचती हैं, लाओ मैं ही खुद ही पानी पी लेती हूँ। और वो हाथ आगे बढ़ाती हैं तो कांच का गिलास गिरकर टूट जाता है। बाहर उनके बेटे बहू सुनकर दौड़कर अंदर आते हैं, जिसे देखकर बहू चिल्लाने लगती है कि ये बुढ़िया कमीनी, तूने ग्लास तोड़ दिया, अब ये सफाई कौन करेगा? तेरा बाप। ये ग्लास मेरी माँ ने मुझे कितने प्यार से दिया था, इस कमीनी बुढ़िया ने उसे तोड़ दिया। तब ममता जी गिड़गिड़ा कर कहने लगती हैं, बहू मुझे एक ग्लास पानी पिला दो। तब तक छोटी बहू मधु उनका मुंह पकड़ के कहती है, अब तुझे पानी वानी कुछ नहीं मिलेगा। पूरे मोहल्ले, पूरे शहर में हमारी बेइज्जती करा के रखी है कि हम तुझे खाने के लिए नहीं देते। मेनका अपनी देवरानी मधु से कहती है, इस बुढ़िया को आज के बाद खाना ही मत देना। जब खाना नहीं मिलेगा तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। और उधर ममता जी रो रो कर कह रही थी कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, खाना दे दो। दोनों बहुएं उन्हें बहुत मारती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। ममता जी अपने कमरे से निकलकर बाहर आती हैं और बहू से कहती हैं, बहू मुझे कुछ भी खाने के लिए दे दो। लेकिन बहू कहती है, मेरे पास कुछ नहीं तेरे खाने के लिए। तभी उनका बड़ा बेटा रमेश वहाँ से गुजरता है। वो अपने बेटे से कहती हैं कि बेटा मुझे कुछ खाने के लिए दिला दे। लेकिन उनका बेटा कहता है कि जैसा मेनका कहेगी वैसा ही होगा इस घर में, और उसने कह दिया कि आपको खाना नहीं मिलेगा तो आपको खाना नहीं मिलेगा। आप उसकी बात तो मानती नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। और उनका बेटा रमेश वहाँ से चला जाता है। ममता जी धीरे धीरे काम करने लगती हैं, लेकिन उनके शरीर में भूखे रहने के कारण ताकत नहीं होती। वो बेसिन पे बर्तन धो रही होती हैं कि तभी अचानक से उनसे फाइबर की प्लेट गिरकर टूट जाती है। प्लेट टूटने की आवाज़ से उनके बेटे बहू सभी अंदर आ जाते हैं। ममता जी चिल्लाने लगती हैं और रोने लगती हैं कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, धोखे से टूट गई। तभी उनकी बड़ी बहू मेनका कहती है कि कितने प्यार से मैंने ये ख़रीदा था और इस बुढ़िया ने तोड़ दिया इसे, इससे एक भी काम अच्छे से नहीं होता। तभी उसका पति रमेश कहता है कि माँ, तुमसे एक भी काम अच्छे से नहीं होता। जब जानती हो तो क्यों ऐसा काम करती हो कि तुम्हें कोई कुछ कहे? तुम एक भी काम अच्छे से नहीं करती। और अपनी पत्नी से कहता है, मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगा, तुम रो मत। तब
ममता जी अपने बेटे से कहती हैं कि बेटा, पत्नी के आंसू दिख रही हैं लेकिन माँ के आंसू तुझे नहीं दिख रहे हैं। इस पर मेनका और चिल्लाने लगती है कि बुढ़िया, हाँ भड़का दे मेरे पति को मेरे खिलाफ, तू तो चाहती है कि हम लोग सुकून से ना रहें। तभी उसका छोटा बेटा महेश भी कहता है कि चुप रहो माँ, तुमने बहुत तमाशा लगा रखा है इस घर में, सुकून से नहीं रहने देती, और वहाँ से झुल्लाकर चला जाता है। तब मेनका कहती है अब तुझे सबक तो मैं सिखाऊंगी। पहले तुझे 2 रोटियाँ मिलती थीं, आज के बाद तुझे सिर्फ 1 रोटी मिलेगी, उसी में खा चाहे मर। और सब वहाँ से चले जाते हैं। ममता जी रोते रोते उस प्लेट को उठा रही होती हैं। शाम को जैसा मेनका ने कहा था कि तुझे 1 रोटी मिलेगी, वैसे ही वह 1 रोटी ला के उनके आगे पटक देती है। इसी को खा तू अब, तभी तेरा दिमाग सही होगा। और रोटी पटक के वहाँ से चली जाती है। उधर ममता जी रोटी देखकर बहुत भूखी होने के कारण जल्दी जल्दी उसे खाने लगती हैं और खाते खाते रोते जा रही थीं कि मैंने इन बच्चों को कैसे पाला था, खुद नहीं खाया था, इनको खिलाया था। आज वही बच्चे मुझे इस तरह से खाना दे रहे हैं, इस तरह से भूखे रख रहे हैं। चलो बहुएं तो दूसरी हैं, पर बेटे तो अपने हैं। पर रो रो कर वह किसी तरह से खाना खा लेती हैं। तब तक उनकी बहू उनके ऊपर एक फटा पुराना चादर फेंकती है और कहती है बुढ़िया, आज से तो घर के अंदर नहीं बाहर सोएगी, तभी तेरा दिमाग सही होगा। और वहाँ से चली जाती है। ममता जी बाहर आकर लेट जाती हैं। सर्दी अधिक थी लेकिन वो जाड़े में किसी तरह लेटी रहती हैं। लेकिन तभी उन्हें अचानक उल्टियाँ होने लगती हैं और वो बाहर नहीं जा पाती, उसी जगह उल्टी कर देती हैं। सुबह होते ही बहुएं कहती हैं इस बुढ़िया ने नाक में दम कर रखा है, अभी तक सो रही है। और बड़ी बहू बाहर जाती है तो देखती है कि ममता जी के पास उल्टी पड़ी है। वो कहती है इस बुढ़िया ने गंद फैला के रखी है पूरे घर में, और जाके ममता जी को झंझोड़ कर जगाने लगती है और कहती है ये तुमने क्या छीछलेदर करके रखी है, पूरा बरामदा गंदा कर दिया है इस बुढ़िया ने। ममता जी धीरे से उठती हैं और कहती हैं बेटा, रात में सर्दी ज़्यादा थी इसलिए उल्टी हो गई, मैं अभी साफ़ कर देती हूँ। वो अपनी उल्टी साफ़ करके बाहर जाती हैं। फिर अंदर जाने लगती हैं तो उनकी बड़ी बहू कहती है कि अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहीं बरामदे में नहा ले। वो कहती है मैं बरामदे में कैसे नहा सकती हूँ? तो कहती है जैसे मन हो वैसे नहा ले। वो कपड़े बांध कर किसी तरह बरामदे में नहाती हैं, साफ़ सफाई करती हैं। उसके बाद वो अंदर जाती हैं तो कहती हैं कि अब चल बुढ़िया, जल्दी जल्दी काम निपटा, तभी खाना मिलेगा, अभी तक खाना तक नहीं बना। ममता जी किसी तरह बाहर साड़ी बांधकर नहाती हैं और अंदर मेनका अपने पति को भड़काने लगती है कि रमेश, जल्दी से माँ जी के साइन करवा लो इन प्रॉपर्टी पे, नहीं ये माँ जी कहीं ना कहीं भाग जाएगी और हमें बर्बाद कर देगी, क्योंकि इसके ड्रामे बढ़ते ही जा रहे हैं। उनके बेटे महेश और रमेश दोनों प्लानिंग करते हैं कि हाँ आज ऐसा ही करेंगे। तब तक उनकी माँ अंदर आने लगती हैं। उनको अंदर आता देख रमेश कहता है अरे माँ, आइए आइए अंदर आइए, जाओ मेनका माँ जी के लिए कुछ खाने के लिए नाश्ता पानी लेकर आओ। मेनका दौड़ती दौड़ती अंदर जाती है और खाने के लिए नाश्ता लेकर आती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ जी खा लीजिए, आज से आपको भरपेट खाना मिलेगा और हम आपसे बहुत प्रेम से रहेंगे। ममता जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन सबको हो क्या गया है। वो प्रॉपर्टी के कागज़ ममता जी के सामने रख देते हैं और कहते हैं माँ जी, इन प्रॉपर्टी के कागज़ों में साइन कर दीजिए। ममता जी समझ चुकी थी कि इनका प्लान क्या है। वो कहती हैं कि तुम्हारे पिताजी ने यह प्रॉपर्टी बड़ी ही दिक्कतों के साथ बनाई थी, मैं इन्हें अभी तुम्हारे नाम नहीं करूँगी, क्योंकि जब तुम्हारे नाम नहीं किया तो तुम हमें खाना देते नहीं, अगर तुम्हारे नाम कर दूँगी तो तुम मेरा क्या हल करोगे? तो उनका बेटा महेश कहते हैं ना माँ जी, आप जब प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देंगी तो हम आपका बहुत ध्यान रखेंगे, आपकी बहुत सेवा करेंगे। और अपनी माँ के आगे पेन और कागज़ रख देते हैं। तब ममता जी उन कागज़ों पे साइन करने से मना कर देती हैं। उधर मेनका को बहुत गुस्सा आता है और माँ जी पर चिल्लाने लगती है कि मुझे इस बुढ़िया से यही उम्मीद, आज मैं इसका दिमाग ठिकाने ला दूँगी। और जाके अंदर से उबलता हुआ पानी लेके आती है और माँ जी को धमकाने लगती है कि अगर बुढ़िया तूने ये साइन नहीं किए तो आज ये पानी तेरे ऊपर डाल दूँगी। महेश कहता है माँ, इन कागज़ों पर साइन कर दो और फिर अपने बेटे और बहुओं का सुख पाओ, देखना तुम्हारे साथ कितना प्रेम से रहेंगे। तुम प्रॉपर्टी नाम नहीं करती इसलिए गुस्सा आ जाता है।
इतना समझाने के बाद भी जब ममता जी साइन करने से मना कर देती हैं तो उनकी बड़ी बहू को गुस्सा आ जाता है और वो उबलता हुआ पानी अपनी सास के हाथ पर डाल देती है, जिससे ममता जी जल जाती हैं। जलने के कारण वे ज़बरदस्ती करने पर भी साइन नहीं कर पाती। दूसरे दिन सुबह उनकी सहेली कमला उनसे मिलने आती है। जब वो अपनी सहेली से मिलने बाहर जाती हैं तो कमला उनसे पूछती है कि तुम्हारे हाथ में क्या हो गया। तब ममता जी कहती हैं कि कुछ नहीं, इसमें पानी गिर गया है मेरी गलती से। लेकिन कमला जी को शक होता है। कमला जी कहती हैं, ममता, ये सब मैंने सहा है, इसलिए मुझसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं भी अपने बेटे बहुओं की इज्जत बचाने के लिए ऐसे ही करती थी, लेकिन अब हद हो गई है। अब मैं वृद्धाश्रम जा रही हूँ और इन लोगों के साथ नहीं रहूँगी। ममता, अगर तुम भी मेरे साथ वृद्धाश्रम चलना चाहती हो तो चल सकती हो। तो ममता जी कहती हैं, नहीं बहन, कभी न कभी मेरे बेटे ज़रूर समझेंगे मेरे प्यार को, मेरे त्याग को। कमला जी कहती हैं, ठीक है ममता, जब तुम्हें ज़रूरत समझ में आए तो मुझसे एक बार बता देना, मैं ज़रूर तुम्हें वहाँ ले चलूँगी। वहाँ तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, न खाने की, न पीने की और न पहनने की। अपने तरह के कई लोग वहाँ मिलेंगे जिनके साथ हम आराम से रहेंगे। और रही बात घर वालों की, तो घर वालों से ही बनता है। जब तुम्हारे घर वाले तुम पर अत्याचार करते हैं तो वो घर नहीं होता। ममता, जब तुम्हें समझ में आए तब तुम आ जाना। और वो वहाँ से चली जाती हैं। इसी तरह ममता जी को सहन करते करते काफ़ी समय बीत जाता है और एक दिन उनकी बहू मेनका शाम को उनसे कहती है, बुढ़िया चल मेरे पैर दबा। जब वो पैर दबाती है तो ममता जी बहुत रोती हैं और कहती हैं, बहू ये तो मत करवा। लेकिन मेनका उनकी एक नहीं सुनती और वो अपने जले हुए हाथ से उनके पैर दबाती है। लेकिन उसी दिन ममता फैसला लेती है कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। और वो रात में अपने पति की फ़ोटो लेकर अपने घर से निकल जाती है। अंधेरे रास्ते में चलते चलते वो फुटपाथ पे पहुँचती है कि देखती है फुटपाथ में कई लोग सो रहे होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति से पूछती है कि भाई, वृद्धाश्रम कहाँ है, मुझे जाना है। तो वो कहता है, वृद्धाश्रम तो बहुत दूर है, सुबह मैं आपको ले चलूँगा, आप यहीं सो जाइए। ममता जी सोचती हैं कि मेरी किस्मत कितनी ख़राब है कि मुझे दो बच्चे, दो बहुएं होने के बाद भी मुझे फुटपाथ पर सोना पड़ रहा है। और सुबह वो व्यक्ति ममता जी को वृद्धाश्रम में छोड़कर चला जाता है। वृद्धाश्रम में ममता जी जाकर देखती हैं तो उनकी सहेली कमला भी होती है। वो ममता जी को समझाती है कि तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया ममता, जो तुम यहाँ आ गई। वहाँ पे उनके नहलाने धुलाने की व्यवस्था की जाती है और उन्हें साफ़ कपड़े देकर खाने के लिए बुलाया जाता है। जब ममता जी वहाँ खाने के लिए पहुँचती हैं तो उन्हें इतनी तेज़ भूख लगी होती है कि वह जल्दी जल्दी सबके हिस्से का खाना खाने लगती हैं और वो पेट भरकर खाने के बाद रोने लगती हैं कि कई सालों बाद आज मुझे भरपेट खाना मिला है। अगल बगल बैठी हुई औरतें उन्हें देखकर उदास हो जाती हैं कि कितनी बेबस औरत थी जो अपने बच्चों का अत्याचार सहन कर रही थी। वहाँ वो 2-4 दिन आराम से रहती हैं। उधर जब उनके बेटे बहू को पता चलता है कि बूढ़ी माँ गायब है तो उनकी बड़ी बहू मेनका चिल्लाने लगती है अपने पति के ऊपर कि मैंने पहले ही कहा था कि इस बुढ़िया से साइन करवा लो, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आता। सब इसी बात पे उदास होते हैं। तभी उनकी छोटी बहू मधु कहती है, कहीं बुढ़िया पुलिस के पास तो नहीं गई हमारी शिकायत करने। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। तब तक उनका बड़ा बेटा कहता है कि चलो महज, हम लोग पहले ही बुढ़िया की शिकायत कराते हैं कि बुढ़िया कहीं भाग गई है। और वो थाने पहुंचते हैं अपनी माँ की मिसिंग कंप्लेन लिखाने और बोलते हैं मेरी माँ कहीं चली गई है। इधर ममता जी आराम से रह रही थी वृद्धाश्रम में, लेकिन पुलिस पता कर लेती है कि ममता जी वृद्धाश्रम में हैं। वृद्धाश्रम पहुंचकर वो ममता जी को ले आते हैं। ममता जी आने से इनकार करती हैं, पर पुलिस वाले कहते हैं कि आपके बेटों ने आपको ढूंढने के लिए कंप्लेन की है, इसलिए हमें आपको उनके तक पहुंचाना ही पड़ेगा। और ये कहकर पुलिस वाले ममता जी को ज़बरदस्ती घर ले आते हैं। घर पहुंचकर ममता जी कहते हैं कि अब मेरे साथ क्या होगा तुम लोग नहीं जानते, मैं घर नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर भी पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आपके साथ कुछ होगा तो हम आपकी मदद करेंगे। और वो ममता जी को घर लाकर छोड़ देते हैं।
उनका बड़ा बेटा उन्हें बहुत डांटता चिल्लाता है, उन्हें एक थप्पड़ भी मारता है कि माँ साइन कर दो पेपरों में, लेकिन वो साइन करने से मना कर देती हैं। दोनों बहुएं भी उन्हें मारती हैं, लेकिन वो साइन नहीं करती। उनकी छोटी बहू मधु उनका गला दबाने लगती है। गला दबाने से वो बेहोश हो जाती हैं और गिर जाती हैं। सबको लगता है कि बूढ़ी माँ मर गई, लेकिन तभी उनकी बड़ी बहू उनको देखती है कि नहीं, अभी सांस चल रही है, अभी मरी नहीं, और चिल्लाने लगती हैं कि डॉक्टर को बुलाओ, बुढ़िया मर गई तो हमें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। और डॉक्टर बुलाया जाता है। डॉक्टर जब बुलाया जाता है तो डॉक्टर बताता है कि ये कोमा में चली गई हैं। उनका बड़ा बेटा पूछता है, डॉक्टर ये कोमा से बाहर कब आएंगी? तो डॉक्टर कहता है, कभी भी आ सकती हैं और नहीं भी आ सकती हैं। ये हो सकता है पूरी ज़िंदगी कोमा से बाहर ना आए। अब आपको इनकी ज़्यादा देखभाल करनी होगी। ये सुनकर सभी भौचक्के रह जाते हैं और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद उनकी बड़ी बहू मेनका कहती है, इस बुढ़िया की सेवा मुझसे तो होगी नहीं, मैं इसका कुछ नहीं करूँगी। तो उनका बड़ा बेटा कहता है कि देख, अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो हमें इनकी सेवा करनी ही पड़ेगी, इनको जिंदा रखना ही पड़ेगा। तो उनकी छोटी बहू भी कहती है, मैं भी कुछ नहीं करूँगी, जिसे करना है वो करे। तब उसका पति महेश भी कहता है कि ऐसा करो, तुम दोनों टाइम बांध लो, एक एक टाइम का काम दोनों करना। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब ममता जी बिस्तर पर निटाल सी लेटी रहती हैं। उनकी बहुएं जब उनको मन होता है खाना देती हैं, मन नहीं होता नहीं देती। कोमा में होने के कारण ममता जी बेड पर ही टॉयलेट कर देती हैं। ये देखकर दोनों बहुत नाराज़ होती हैं और कहती हैं, इस बुढ़िया की तो मैं अच्छे से सेवा करूँगी, लगता है इसका गला ही दबा दूँ। तब छोटी वाली कहती है, नहीं दीदी, प्यार से खिलाइए, अभी प्रॉपर्टी लेनी है। और ये कहकर उनके ऊपर ठंडा पानी डाल देती हैं। ठंडा पानी डालने के कारण वो पूरी रात गीले बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। सुबह जो दोनों बहुएं उठकर देखती हैं तो ममता जी अपने बिस्तर से गायब थीं। ये देखकर सभी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि बुढ़िया गई तो गई कहाँ। मेनका कहती है, ये बुढ़िया तो भगोड़ी हो गई है, जब नहीं तब भाग जाती है, इसने तो नाक में दम करके रखा है। तब उसका बड़ा बेटा कहता है कि अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। छोटा बेटा कहता है, भाग गई तो भाग जाने दो भाई, क्यों परेशान होते हो। यही सब प्लान कर रहे होते हैं, तभी दरवाजे की बेल बजती है और सामने ममता जी को देखकर सभी बहुत चक्के रह जाते हैं। रमेश जल्दी जल्दी उनके पास जाता है, कहता है, बुढ़िया तूने दिमाग खराब करके रखा है, और उन पर हाथ उठा देता है। इतने में ममता जी एक जोरदार तमाचा अपने बेटे के गाल पर जड़ देती हैं। तब तक उनकी बहू मेनका दौड़कर उनके पास आने लगती है मारने के लिए। वो एक जोरदार तमाचा अपनी बहू के भी गाल पर जड़ देती हैं, जिससे सारे सहम जाते हैं और सब एक कोने में जाकर खड़े हो जाते हैं। ममता जी कहती हैं, तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि इतनी हिम्मत मेरे पास कहाँ से आ गई? तो मैं बताती हूँ तुम लोगों को। कमज़ोर तो मैं पहले भी नहीं थी, लेकिन मैं समझती थी कि मेरे बच्चे हैं, सुधर जाएंगे, क्यों समाज में बदनामी कराऊं। लेकिन तुम लोगों के इतनी अकल नहीं थी कि अपनी माँ का तिरस्कार करते रहे। अपनी बीवियों के चक्कर में मुझे कभी माँ ही नहीं समझा, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो गया। और अब मैं तुम लोगों के साथ वो करने जा रही हूँ जिससे मुझे और मेरे पति की आत्मा को शांति मिलेगी। निकलो मेरे घर से बाहर, निकलो जल्दी से। तुम सब यही सोच रहे होगे ना कि मैं बच कैसे गई मरती हुई। तो सुनो, जब तुम लोगों ने मेरे पर रात में पानी डाल दिया ना, तो तुम लोगों को तरस तो नहीं आया, लेकिन भगवान को मेरे ऊपर तरस आ गया और मैं कोमा से बाहर आ गई। मैं बाहर कमरे से निकली तो सब सो रहे थे। तब मैं धीरे से घर के बाहर निकली और जाके वृद्धाश्रम पहुंच गई। और मैंने ठान लिया कि अब बस बहुत, सब खत्म हुआ, अब बात बर्दाश्त के बाहर हो गई है। अब मैं तुम लोगों को वो सबक सिखाऊंगी जो किसी माँ ने किसी बेटे को नहीं सिखाया होगा। तब महेश अपनी माँ को ज़बरदस्ती पकड़ के अंदर खींचने लगता है। कहते हैं, आज इस बुढ़िया का काम ख़त्म ही कर देंगे सब लोग मिलके। तब तक पुलिस को लेकर कमला जी घर के अंदर प्रवेश करती हैं। पुलिस वाले जब ममता जी पर अत्याचार होता देखते हैं तो वो सारी बातें समझ जाते हैं। ममता जी भी कहती हैं, इन सबको मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। पुलिस उन्हें लेकर चली जाती है और ममता जी कहती हैं, आज के बाद मेरी दहलीज पर नज़र ना आना, क्योंकि ये घर मेरा है और मेरे पति का। और जाके दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर लेती हैं। दोस्तों, ममता जी का ये फ़ैसला आपको कैसा लगा? अगर एक माँ नाजुक होती है तो वो इतनी कठोर भी हो सकती है। माँ का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो आपको जन्म देती है,
आपके लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरती। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कहानी आपको कैसी लगी। मेरे वीडियोस देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।